प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम की इस यूट्यूब चैनल पर। और बच्चा जी, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अम्ल क्षारक जो लवण चल रहा था अपना चैप्टर। इस चैप्टर को जो हम लोग फिनिश करना चाहेंगे इस लेक्चर में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस लेक्चर में इसको पूरा अपने कंटेंट को कवर किया जाए और पूरा एनसीईआरटी वन शॉट भी एक बार ले लिया जाए। तो एनसीईआरटी वन शॉट आज पूरा कोशिश है, पूरा लगता है हो भी जाएगा, आप लोग की साथ चाहिए। और आज सप्तमी है तो माँ दुर्गा की भी आशीर्वाद है, तो बिल्कुल आज हम इसको कवर करना चाहेंगे। चलिए, बने रहिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, साथ में रिवीजन भी कर लीजिए। पहले समझिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिए, काम हो गया आपका। अब टेंशन मत लीजिएगा, बस यही चैप्टर आपका था जो आपको थोड़ा मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। बाकी अब ऐसा नहीं कि चैप्टर कठिन था, कठिन नहीं था, इसके नोट्स नहीं थे, रिपेयर नहीं हो पाए थे, तो इसके नोट्स बनाने में बहुत समय लग गया। अब आपका मैं देखता हूँ कि नवंबर तक मैं आपका देखना पूरा साइंस को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा नवंबर महीने तक, और बस दिसंबर में घर रहेंगे हम लोग। मैथमेटिक्स जो बच्चे के पाठ हैं उन सबको, संस्कृत का भी जो व्याकरण है उसको भी लपेटा जाएगा, हिंदी वर्णिका सृष्टि सब कुछ, एवरीथिंग, और ए टू जेड हम लोग कवर करेंगे। सिर्फ आप चैनल के साथ भरोसा कीजिएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल, और इतना तो मैं गारंटी देता हूँ कि अपने ऑफलाइन में जहाँ भी पढ़ते हो आप, कंटेंट को कंपेयर कर लेना, आपका कंटेंट भारी पड़ेगा उनसे। तो ये फ्री बिल्कुल नहीं है, इसको ऐसा समझना कि बिल्कुल यूट्यूब का पढ़ाई फ्री है तो इसको सस्ता है, नहीं, बिल्कुल उनसे महंगा है, और टॉप लेवल का कंटेंट आपको मिल रहा है। और फिजिक्स वाला को आप समझते हैं तो फिजिक्स वाला से भी कंटेंट यहाँ पर रखा गया है, तो अब बिल्कुल शक नहीं करना है, आपको ज़बरदस्त पढ़ना है, और डाउट है तो ज़रूर पूछना है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 6 होगा, और ये आखिरी मैं करने की कोशिश करूँगा। तो प्यारे बालक जी, लेक्चर नंबर 6 थैंक यू बोला था आपको, यहाँ से मैं शुरू करने वाला था, नीचे एरो का निशान दिख रहा है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, और बिल्कुल आपको थोड़ा जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था उसको थोड़ा रिवाइज कर लें। हमने पढ़ा था क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या था, इसमें आपको 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, इसमें आप 3 उत्पाद हमारा बन रहे थे, बाई प्रोडक्ट थे। एक था कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर था क्लोरीन गैस, और कैथोड के नियर करीब में था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्लियर है ना? हाँ हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो चलो, अब हम बात करेंगे चैप्टर बच्चा जी, जो इसमें के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके यूजेस क्या हैं। जैसे इसमें कब आपको हाइड्रोजन गैस निकलता है, क्लोरीन गैस निकलते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इन सब के यूजेस क्या हैं, इनके प्रयोग क्या हैं। तो पहले तो चलिए हम हाइड्रोजन गैस की बात कर लेते हैं। पहला इनका प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो हम हाइड्रोजन गैस का पहले समझ लेते हैं इसका उपयोग। तो ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में होता है, FUEL, फ्यूल मतलब ईंधन के रूप में। किसके ईंधन के रूप में, रॉकेट के ईंधन के, क्योंकि ये हाइड्रोजन बहुत बहुत हाईली ज्वलनशील पदार्थ है और इसमें बहुत एनर्जी होती है, तो ये रॉकेट के उड़ाने में सब कहता है। हमारे बाइकों में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, हमारे बाइक में तो नॉर्मल फ्यूल यूज होता है, जैसे लिक्विड पेट्रोलियम हम लोग जैसे पेट्रोल हम लोग डाल लेते हैं, इसमें नहीं। इसमें ये ईंधन के रूप में इसका क्या है, क्योंकि ये क्या है, रॉकेट का फ्यूल किसके रूप में होता है, लिक्विड हाइड्रोजन के रूप में होता है, और ये बच्चे एक स्वच्छ ईंधन भी है। हाइड्रोजन गैस एक स्वच्छ ईंधन है, इसको जलाने से कोई हानिकारक है, कोई जलेगा तो क्या देगा, जलेगा तो ये जलेगा तो ये अपना कोई CO2 नहीं देता है। ये हाइड्रोजन में जलता है तो CO2 नहीं बनाता है, ये अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, ये जो वातावरण के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए यूजफुल है। इसके लिए हम बोलते हैं ये स्वच्छ ईंधन है, ये इसके जलने से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। और दूसरा दूसरा इस चीज़ का, मार्गरीन में। सर मार्गरीन क्या होता है, मार्गरीन बोले तो भैया जी वनस्पति तेल की H2 से अभिक्रिया के फलस्वरूप, जैसे ब्रेड स्प्रेड बनता है, ब्रेड स्प्रेड। अब ब्रेड स्प्रेड का बनता है, इसको हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो वहाँ पर जब वनस्पति तेल कोई भी होता है, कोई वेजिटेटिव ऑयल होता है, उसको वहाँ पर हाइड्रोजन से अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो अपने 2 यूज पढ़ा, आपका मेनली बुक में ये दिया है, और ये भी आपको एक्स्ट्रा के लिए पढ़ा दिया गया। चले तीसरा यूज का क्या है बच्चे जी, हमने इसके 3 उपयोग लेके आया हूँ। तीसरा उपयोग है इसका खाद के लिए, अमोनिया। यानी जब अमोनिया बनाएंगे हम बच्चे जी, वहाँ भी हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत है। कैसे बनता होगा, ये तो ये यूँ बनता है जैसे कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास अमोनिया फर्टिलाइजर है, अमोनिया खाद है, तो हम क्या करेंगे बच्चे जी, N2 प्लस हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेंगे तो हमारा अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, अमोनिया खाद बन गया। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या था उसमें का, दूसरा प्रोडक्ट था उसमें का क्लोरीन गैस। चलिए उनका भी यूज जान लेते हैं।
जल की स्वच्छता में, जल को साफ करने में क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। स्विमिंग पूल में पानी को साफ देखना है, स्विमिंग पूल का भी तैराक बिल्कुल पानी साफ दिखता है, तो वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला पीवीसी के रूप में, ठीक है। चौथा रोगनाशक के रूप में, यानी डिसइंफेक्टेंट के रूप में। CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में, ठीक है। कीटनाशक के रूप में बोले तो पेस्टिसिडिस सिडिसिस के रूप में, यानी कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे जी, इसका जो तीसरा प्रोडक्ट है जो कैथोड के पास में बना था, कैथोड के पास में बना था कौन सा बच्चे जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनके वजह क्या है देख लेते हैं। धातुओं की से ग्रीस हटाने में, ओहो कोई मेटल है उसमें ग्रीस लग गया, ग्रीस ग्रीस नहीं तो हम लोग जिसमें जो हमारा मोबिल जो हमारा सर्विसिंग कराते हैं गाड़ी को, तो ग्रीस लगाना है। अब ग्रीस तो जल्दी छूटता नहीं है बच्चे जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड लाइए बिल्कुल आसानी छोड़ देगा। साबुन तथा मार्जक कागज बनाने के लिए उपयोग कहते हैं, साबुन तथा मार्जक कागज बनाने के लिए में, और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। ओके चलो, अब से मैं एक प्रश्न करना चाहेंगे यहाँ पर बच्चे जी कि क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पादों की सूची बनाएं और प्रत्येक का एक एक महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। बिल्कुल इसको आप कर सकते थे, इसको CBSE को अपने 2020 में पूछा हुआ था, बिल्कुल आप कर लेंगे। क्लोर क्षार में 3 पर आपको प्रोडक्ट मिल रहे थे, हाइड्रोजन, क्लोरीन और आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन कहाँ बन रहा था बच्चे जी, हाइड्रोजन बन रहा था आपका एनोड, हाइड्रोजन बन रहा था आपका बच्चे जी कैथोड पर, एनोड पर बन रहा था क्लोरीन गैस, और कैथोड के पास बन रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस 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 इसी को लिख देना है। ये आपको कंटेंट पढ़ा दिया गया है बच्चे जी, ये आपको खुद से कर लेने थे, लेकिन फिर भी सर हैं तो बिल्कुल आपके लिए नोट्स तो बना के लाए ही हैं। नो घबराना है, बिल्कुल नोट्स बनाना है, सुंदर अक्षर बनाइएगा, हमसे बेहतर आपकी राइटिंग होनी चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। मेरे ऐसे कौवा तरह नहीं लिखना है, मेरा अक्षर कौवा जैसा है, आपको बिल्कुल सुंदर लिखने हैं, बोर्ड में अच्छे स्कोर करने हैं। चलो सर क्या बात है, क्वेश्चन कुछ नया लेकर आया क्या, पढ़ के देख लेते हैं बच्चा जी। कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक यानी हम जो नमक खाते हैं उसमें आयोडीन होती है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है और डॉक्टर इसका सलाह क्यों देते हैं, क्यों जरूरी है आयोडीन युक्त नमक। चले हम बात करते हैं जब साधारण नमक, यानी जब साधारण नमक जो अपना है NaCl में सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड को मिला दिया जाता है, तो इसको इस नमक को हम लोग बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक। तो आपको समझ में आ गया कि आयोडाइड सॉल्ट क्या है। हाँ सर, वही सॉल्ट जिसमें सिर्फ सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड को मिला देने पर जो नमक बन जाता है अपना आयोडीन युक्त नमक बनता है। बहुत जरूरी है सेहत के लिए, आपने पढ़ा भी होगा, इसकी कमी से रोग जो होते हैं वो भी नहीं होंगे। ओके नोट्स हो गया सर। हाँ सर, हाँ सर जी आगे बढ़ो, बराबर सर। चले आयोडीन नमक, उसे आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है, उसे आयोडाइड सॉल्ट कहा जाता है। इसका ये भाई आप जानते ही हैं बिल्कुल आसानी से कि हमारे शरीर के में आयोडीन की कमी से बच्चे जी, अगर मान लो कि हमारे शरीर में बॉडीज़ में आयोडीन कमी हो गया, और बच्चे जी हमारे शरीर में आयोडीन बनता नहीं है, देखिए मान लीजिए ग्लूकोज बन जाता है, शुगर बनता है, बस सब कुछ हमारे शरीर में बन सकता है, सबका फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन आयोडीन का फॉर्मेशन शरीर में नहीं होता है, तो इसको हमको अलग से चाहिए। तो अलग से किस में, हम नमक के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कमी से बच्चे जी गैटो रोग होता है। ये पेपर में पूछता है MCQ में सवाल कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग, इसे गैटोर बोलते हैं, गैटोर, ठीक है। गैटोर स्पेलिंग वो छूट गया है कि इसमें, गैटोर GIOTER होता है। और दूसरा चीज़, एक तो अपने पता था कि ये सब लोग जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये पेपर में पूछता है, लेकिन सबसे बड़ा ये तो एक्स्ट्रा बताया जा रहा है आपको, ये अपने हम लोग जो जीवन में डेली लाइफ में होता है, जैसे कि मान लो कोई माँ प्रेग्नेंट है, कोई माँ है, महिला है, चाची है, जो भी अपने घर में कोई औरत है वो प्रेग्नेंट है, तो उनको उस समय बच्चा जी आयोडीन की कमी नहीं होने देना चाहिए। नहीं तो जो संतान होता है बच्चा जी, उसकी मानसिकता, उसका दिमाग कमज़ोर होता है। सबसे बड़ा चीज़ कि उसको ड्वार्फ हो जाता है, ड्वार्फिज्म यानी बौनापन, छोटा हो जाता है, बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता है, और उसका मानसिक स्थिति भी कमज़ोर होती है। और चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की उत्पादन तथा उसके उपयोग। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का मैन्युफैक्चरिंग, कैसे उसका मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे उसका और उसका यूज़ क्या है, कैसे बनाएंगे इसको हम। चलो तो पहले देखते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है।
तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का वजह जी केमिकल नाम है, रासायनिक सूत्र उसका होता है CaOCl2, जिसका वजह इसके देखें। और ये वास्तव में कैसे बनता है, इसका वास्तविक संगठन कठिन है, लेकिन हम लोग को उतना डिटेल में नहीं जाना है। हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, जो NCERT में दी गई है उसके हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग। तो इतना याद रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है। चलो, इसका साधारण नाम बहुत फेमस है, ब्लीचिंग पाउडर, बेरंजक चूर्ण। बहुत ध्यान से याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलो, हो गया। आपको याद हो गया कि सर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, फिर उसका साधारण नाम क्या है, कॉमन नाम क्या है। कॉमन नाम इसका है ब्लीचिंग पाउडर या बेरंजक चूर्ण, ठीक है। इसका हम चित्र आपको दिखाना चाहेंगे होता कैसा है ये, और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, कैसे बनाया जाता है इसको। ये देखें, आपको मैं बोला था इसको थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ इसका चित्र होता कैसा है, कि आपको बच्चे को हर चीज़ रटना ना पड़े, आप कुछ आँख से देखें, जितने अपने पास व्यवस्था उसके हिसाब से दिखा देंगे। ये रहा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम लोग बेरंजक चूर्ण बोलते हैं, या इसे ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, ठीक है। ओके सर, देख लिया बच्चों ने, देख लिया मैन्युफैक्चरिंग इसको कैसे बनाया जाता है बच्चे जी। तो इसको दो विधि से बनाया जाएगा, एक बनाया जाएगा हेसन क्लीवर प्लांट, यानी चतुर पौधे के मध्य एक पौधा होता है उसके द्वारा, और एक होता है बैकमैन का पौधा। इन दोनों पौधों के द्वारा इसको बनाया जाता है, ठीक है। चलो, और एक तो है प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर, एक तो जो प्रमुख है जो बनाने का तरीका है, जो है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा। किसे, क्लोर क्षार प्रक्रिया से जो जो उसमें बाई प्रोडक्ट निकल रहा था के रूप में क्लोरीन गैस जब शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। याद रहेगा, याद रहेगा। जो क्लोर क्षार में आपके पास उत्पादक क्या निकली थी, बाई प्रोडक्ट क्या निकला था आपके पास, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसमें का जो क्लोरीन गैस है उसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चे जी, ब्लीचिंग पाउडर अर्थात बेरंजक चूर्ण बन जाएगा, ठीक है। ओके, चलो, ये जो आपकी बुक में दिया है, क्लियर है। चलो, अब हम ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब जब बच्चे पढ़ रहे हैं और फिक्स वाला कंटेंट अपने पास, तो बिल्कुल आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। चले, बैकमैन्स प्लांट के द्वारा इसको हम बनाने के तरीके आपको दिखा रहा हूँ, ये बनता कैसे है। तो ये देखें, चले, ये रहा। देख लिया आपने। आपको इसमें से करना क्या, एक तो हेडिंग बना देना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये प्लांट से देखिए, जिसको क्या बोलते हैं बैकमैन प्लांट्स। इसमें क्या होता है बच्चे, देखिए यहाँ से स्क्लेड लाइम और कंप्रेस्ड एयर, इसमें कंप्रेस्ड एयर है और इसमें डाला जाता है क्या, स्क्लेड लाइम, यानी इसमें बिना बुझा हुआ चूना इसमें हम डालते हैं, स्क्लेड लाइम इसमें डाला जाता है, ठीक है। और ये जाता है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें जाने के बाद इसके अंदर क्या है बच्चे जी, कोल्ड्रिंग टावर है। इसमें क्या है, सब क्या है, कोल्ड्रिंग टावर है, ठीक है। आपको ये बना देना है, आपको मेन ये रिएक्शन है, लेकिन आपको ये प्रोसेस थोड़ा समझा देते हैं। आपके सिलेबस में, आपको अपने बुक में नहीं दिया, लेकिन हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, जानने में कोई हर्जन नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ है। इसके द्वारा ये अंदर आएगा प्रेशर के द्वारा अंदर आएगा, ठीक है। और नीचे से बच्चे देखिए, इसमें से यहाँ से अंदर इसमें कोल्ड्रिंग गैस निकल रही है ऊपर, कोल्ड्रिंग गैस ऊपर जा रही है, और उसके ऊपर से क्या आ रहा है बच्चे जी, स्क्लेन लाइम वाटर, ठीक है, कंप्रेस प्रेशर के द्वारा आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ठीक है। और ये आपस में यहाँ पर मिल जाएंगे, रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनेगा बच्चे जी, रेटलाइट रिएक्स एंड कंपेयर लाइक्स टू दर लिपमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हो क्या रहा है, ये ऊपर से क्या आया बच्चे जी, अपना स्क्रीन लाइम कंप्रेस्ड एयर, उस ऊपर से हम डाला जा रहा है इसमें,
इसको देखो, उसको प्रेशर डाला जा रहा है, और नीचे से जो आपने पढ़ा था कि जो क्लोर छाप प्रोसेस में आपको जो क्लोरीन गैस मिली थी वो नीचे जाती है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके यहाँ क्या बनाती है, जिससे आपने क्या डाला था ऊपर से CaOH होल टू H2, यहाँ पर डाला था आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और नीचे से क्लोरीन गैस जा रही है, तो क्या बना रही है CaOCl2 और हाइड्रोजन H2 जो गैस है बचे ये वाला यहाँ से निकल जाएंगे। देखिए H2 है, यहाँ से निकल जाएगा क्लोरीन गैस। देखिए क्लोरीन गैस कैसा, जो अनरिएक्ट, इसमें से मान लीजिए जो क्लोरीन गैस इसका रिएक्शन किया तो किया कुछ, जो क्लोरीन इस गैस से रिएक्शन कर लिया तो ठीक है, और जो नहीं किया रिएक्शन वो, और इसमें जो जल बचा था वो दोनों इस यहाँ से निकल जाएंगे, इस प्लांट के बाद इस रास्ते से निकल जाएंगे, और अपने पास क्या बन जाएगा भाई, ब्रिंजक चूर्ण बन जाएगा। आया बात समझ में? आया बात समझ में? इतना ही आपको डायग्राम बना लेना है, बस इतना ही जानना है इसके बारे में। क्लियर है? चले ठीक है सर, आगे चले। दूसरा हेसन क्लेवर प्लांट, इस विधि से बनाएंगे सेम वैसा ही, इसमें भी काम होता है। देखिए यहाँ भी वही बनेगा, क्लोरीन गैस भी करेगा ये बनेगा, लेकिन इसका तरीके, इसकी प्लांट थोड़ा अलग है। इसमें देखिए यहाँ पे स्केलेट लाइन में है डाला जा रहा है इसके अंदर से, ठीक है, और यहाँ से वेस्ट गैस निकल जाती है, और ये रोलर्स ये ऐसे ऐसे राउंड करता है, ये ऐसे ऐसे नाचता है, टरबाइन की तरह नाचता रहता है इसमें, और ये क्लोरीन गैस में डाली गई है। सिर्फ कोई थोड़ा सा डायग्राम बना लेने हैं, चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये एडवांस है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। आपने इसको बना लिया, बस यहाँ से क्या बन गया अपना ब्लीचिंग पाउडर बन गया, जिसे हम लोग ब्रिंजक चूर्ण बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। चलो सर देखिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, आपके लिए बच्चा जी ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बुक में यही दिया गया है, लेकिन उसको भी आपने जान लिया, अच्छी बात है। हो सकता है कि आप हायर क्लास में जाकर इसको पढ़ो तो आपके लिए कुछ नया ना दिखे, आपको वहाँ पर अच्छा फील हो, वो सर क्लास 10th में हम लोग थे तो हल्का हल्का डिस्कशन इसके बारे में हुआ था, तो आपके लिए चीज़ें नई नहीं रहेंगी, आपके लिए वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। हो गया, इसको मैंने नोट से आपको PDF से दिखवा दिया, और इसको मैंने PDF से लिखवा दिया। अब हमारा टॉपिक शुरू होगा आज क्या, ब्लीचिंग पाउडर का, इसका उपयोग। आपने ब्लीचिंग पाउडर तो बना दिया, शुष्क भुजे हुए चूने पर, कैसे दिया रखने में, शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने से ब्रिंजक चूर्ण बन रहा था। ओके सर, क्लियर है। अब इसका यूजेस भी जानना पड़ेगा आपका कि ब्रिंजक चूर्ण का उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग तो NCERT ने भी बहुत लेजर शब्दों में अच्छे से लिख दिए हैं, तो बिल्कुल हम वहीं से लिखवा देंगे आपको, और वहीं से हमको याद रखना है। ब्रिंजक चूर्ण का उपयोग, चलिए ये रहा ब्रिंजक चूर्ण का उपयोग। लिखना है आप कौन कौन सा लिखना है, इसमें से आपको लिख लेना है बच्चा जी, ये वाला 1 2 3 तीनों उपयोग लिख लें। ब्रिंजक चूर्ण का उपयोग ऐड हो गया, नोट्स हो गया आपके नोट्स में। हाँ सर, कहाँ कहाँ हो रहा था, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के ब्रिंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री के मतलब कपड़े पर साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एवं पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए और रोगाणुनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब अपना टॉपिक शुरू होगा बच्चा जी, बेकिंग सोडा। चलिए, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है, इसका रासायनिक नाम देखिए, सबका बच्चे यहाँ पर रासायनिक नाम याद रखिएगा, सारे के सारे का आपका रासायनिक नाम याद रखना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चे, रासायनिक सूत्र क्या होता है, पहले तो इसका बेकिंग सोडा का साधारण, बेकिंग सोडा क्या है बच्चे जी, इसका साधारण नाम क्या होता है, सोडावास, सोडावास, सोडा एस, क्या नाम होता है, सोडा एस, सोडा एस नाम होता है साधारण नाम, लेकिन एक तरफ मैं लिखते हूँ बेकिंग सोडा। तो सोडा एस और बेकिंग सोडा में डिफरेंस है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि सोडा एस का सूत्र होता है Na2CO3 और इसका सूत्र होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा का सूत्र और सोडा एस का सूत्र आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर? हो गया सर। रासायनिक नाम, सोडा एस का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 बिल्कुल आसान है। इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो सर क्लियर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग, कैसे बनाया जाएगा इनको, मैन्युफैक्चरिंग का हिंदी होता है बजाय बनाने की प्रक्रिया, कैसे बनाएंगे, दोनों को सल्वे प्रक्रिया द्वारा, सल्वे एक प्रक्रिया होता है सल्वे, दोनों को सल्वे प्रक्रिया द्वारा और अमोनिया सोडा प्रक्रिया के द्वारा दोनों को बनाया जा सकता है, सोडा एस को और सोडियम बाइकार्बोनेट या बोले तो
बेकिंग सोडा को। क्लियर हुआ, नोट्स हुआ? हाँ सर, बहुत डिटेल में बच्चा जी। चलो, आपके बुक में नहीं दिया गया है, बुक में सिर्फ आपको रटवा दिया गया है। देखिए देखिए, आपको कम पढ़ा के निकल जाना होता बच्चा जी, तो बस यही मैं आपको बेकिंग सोडा करवा देता, ये पढ़ा के ये रिएक्शन आपको याद करवा देता, मेरा काम हो गया। लेकिन बच्चा जी आप इसको कभी समझ ही नहीं पाते आप इसको। तो चलिए आपको मैं समझाने के लिए पूरा कोशिश करता हूँ, ये बना कैसे, आया कैसे। देखिए, पहले आपको लेना है ब्रांड सॉल्यूशन। क्या लेना है? ब्रांड सॉल्यूशन। और अमोनिया टावर के अंदर इसको डालना है। क्यों? क्योंकि अमोनिया टावर के ये मान लीजिए अमोनिया टावर अंदर डाला तो इसमें जैसे आएगा तो बन जाएगा अमोनिएटेड ब्राइन। कैसे बन जाएगा अमोनिएटेड ब्राइन? क्योंकि आपने डाला था NaCl H2O और इधर से भी एक गैस आ रही थी NH3, तो NH3 और ये आपस में मिलकर बन गया अमोनिएटेड ब्राइन। ठीक है, चलिए अब नीचे आएगा तो ये अब जाएगा ये किसमें? कार्बोनेटिंग टावर के अंदर जाएगा। तो उसमें क्या होगा? कार्बोनेटिक टावर में क्या होगा? NaCl NH3 CO2 प्लस H2O। सर CO2 इसमें कैसे मिल गया? CO2 यहाँ कहाँ से आ गया? CO2 आ गया बजाइए आपको साइड में, मान लीजिए कि लाइम स्टोन है, चूना पत्थर को बजाइए, चूना भट्टी के अंदर बहुत हिट। देखिए यहाँ पर हिट का निशान दिया हुआ, ठीक है, त्रिभुज का निशान, यहाँ पर त्रिभुज का निशान दिख रहा है, डेल्टा बोला था, हिट का साइन है। कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत हिट किया जा रहा है चूना भट्टी में, तो इसके कैसे टूट रहा है? ये टूट रहा है CO में और CO2 में टूट रहा है। यही CO2 बचा जी, यही CO2 इसमें आ जाएगा और जो आपके पास कार्बोनेटिंग टावर है इसमें मिल जाएगा CO2 और फिर बना लेंगे क्या? देखिए NH3 तो था ही इसके पास, NH3 था, CO2 यहाँ से मिल गया और जल तो था ही था, ये दोनों इसके पास था ही था। ओहो क्या बन गया सर जी। अब ये मिलकर बना रहे हैं यहाँ पर, देखिए तीर का निशान दिया हूँ, ये बिल बना रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में बन रहे हैं। ठीक है, अब आएंगे नीचे और देखिए इसमें से कुछ CO2 बचे यहाँ चल गया, बाकी CO2 बचे जो नीचे आ जाएंगे और इसमें का जो जल होगा वो भी नीचे आ जाएगा और यहाँ बन जाएंगे लाइम स्केलेर, जो इसमें का जो मान लीजिए इसका बचेगा, ये निकला CO और इसमें का जो जल है यहाँ आ गया और CO2 इसमें चला गया था। अब ये आपस यहाँ जाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों मिलकर बनाएंगे। ये बच्चे ये फ्लो चार्ट है, पूरा एक पेज में बनाना पड़ेगा, तो पूरा एक पेज में बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें से ये बन गया क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसमें से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बजाय फिल्ट्रेट होगा, क्या होगा? फिल्ट्रेट होकर इसमें आ जाएगा। अब फिल्ट्रेट होके इसमें क्या था बजाय? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड था और यहाँ से क्या गया बजाय? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों मिलकर बनाएंगे बजाय जी, देखिए इसका रिकवरी हो गया। ठीक है, और ये इधर आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये NH4Cl यहाँ बन गया। ठीक है, और इसमें से एक और आपके पास प्रोडक्ट था इसमें बचा जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2H2O प्लस 2NH3, ये सब बना प्रोडक्ट। ये इसमें से आपके पास ये भी था इनसे और ये मिलके बना रहा है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बना और NH4Cl ये वाला इधर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर अमोनिया का रिकवरी हो गया, फिर से अमोनियम क्लोराइड जो बचा था यहाँ पर रिकवर हो गया। और अपने पास क्या था यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ पर था कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड फिर मान लीजिए कि आके रिएक्शन कर लेगा इसे, इसमें था क्या अपने पास था क्लोरीन था, यहाँ पर क्लोरीन गैस आई थी। इसको दूसरा रास्ता समझते हैं, यहाँ से आते हैं, फिर यहाँ से CO2 आया। ठीक है, बाई प्रोडक्ट और ये फिल्टर होकर इसमें से हीट बन के इधर क्या मिल गया अपने पास, प्रोडक्शन बना Na2CO3 यानी सोडा इसका निर्माण हो गया। और जो बाई प्रोडक्ट के रूप में ये सब बच गई, ये दोनों था, यहाँ से बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास निकला क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड और प्लस 2H2O और 2NH3। ठीक है, और इसमें से जो बची ये अमोनियम क्लोराइड आया था NH3 ये वाला इधर आएगा, फिर इसी रास्ते से ये चल जाएगा और यही अमोनियम ये इधर आकर मिल के सोडियम क्लोराइड से क्या बना रहा था? अमोनिएटेड ब्राइन बना रहा था। तो ये एक पूरा फ्लो चार्ट है आपका कि इस प्रक्रिया के द्वारा भी हम लोग बजाय सोडा एस या बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है? आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन आपका सिलेबस तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन साथ में आपको थोड़ा एडवांस कंटेंट भी दिया जा रहा है ताकि बच्चे आप कभी कम्पिटिटिवली तैयार हो तो आपको वहाँ पर तकलीफ ना हो। चले हमें बात करेंगे बच्चे जी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा के बारे में। आपके पास क्या है? बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा है, इसका आपने क्या हिट किया तो ये टूटेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस में। जो इसको
इसको आप फिर से गर्म कर देंगे। जो आपको बाई प्रोडक्ट मिला था ये वाला Na2CO3, या जो आपके पास मान लीजिए कि ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको आप हीट करेंगे तो आप इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सोडा एस। आपके देख थोड़ा बुक भी देख लेते हैं, आपका बुक में क्या प्रोसेस दिया था। आपकी बुक में दिया है बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड, जल, CO2। ये कहाँ से लेकिन मिल रहा है पता नहीं चल रहा है, कहाँ से CO2 आ गया, कहाँ से अमोनिया आ गया। आपको फ्लो चार्ट में पूरा दिखाया गया है डिटेल में, आपके एनसीईआरटी में पूरा ये इतना ही लाइन दिया है। तो बस सब लोग यार रटते हैं, अभी रट जाइएगा, लेकिन आपके पास थोड़ा एडवांस कंटेंट भी है, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चले 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 चले, ठीक है, बड़ी ऑनलाइन पढ़ा दिया, नीचे भी पढ़ाया। चलिए, इसको हम बजाइए बेकिंग सोडा को हम बजाइए बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, NaCO3। इसके यूज क्या है? इसके यूज आपके बुक में दिया है बच्चा जी, इसका प्रयोग, इसका यूज देखिए, इसका यूज आपकी बुक में दिया है, थोड़ा बुक भी पढ़ लीजिएगा अपना। लेकिन मैं थोड़ा आपको थोड़ा इससे अच्छे भी लिखवा जाएंगे नोट्स। 3 बुक में भी आपके यूज दिया गया है, तो मैं भी आपको 3 ये वाला लिख लें। आपको थोड़ा इसमें अच्छा कंटेंट मिल रहा है बच्चा जी, आपके एनसीईआरटी से भी थोड़ा बेहतरीन। और ये मेरा नहीं है बच्चा जी, मैं बहुत बार बोला हूँ आपको, आपके लिए हर टीचर अलग है। आपके केमिस्ट्री के टीचर अलग हैं, आपके फिजिक्स के टीचर अलग हैं, आपके बायो के अलग हैं। सिर्फ हमारे माध्यम से आप नोट्स बनवा के हिंदी में पढ़ते हैं, इतना ही फ़र्क है। सब यूज लिख लीजिए बच्चा जी। एक बात याद रखिएगा, बेकिंग सोडा जो होता है क्षारीय लवण होता है। कैसा होता है? क्षारीय लवण है। अब देखें, गला पकड़ लिया है मेरा। अब चले, बेकिंग सोडा को बजाय बेकिंग सोडा को थर्मल अपघटन पर निम्नलिखित में कौन कौन सा लवण प्राप्त होता है? तो अभी आपने जस्ट किया था, तो क्या मिला था आपको बच्चे जी? धोने का सोडा, बेकिंग पाउडर, सोडा एस या सोडियम क्लोराइड। तो आपको ऑप्शन सी सोडा एस मिल रहा था ना? हाँ सर। चलिए, सोडियम कार्बोनेट या सोडा के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का नाम बताइए। क्लोर क्षार प्रक्रिया, हेस्केलन प्लांट्स, या सॉल्वे प्रोसेस, या बेकमैन प्लांट्स। इसको बच्चे अभी बता दें, सॉल्वे प्रक्रिया से दोनों को प्राप्त किया जा सकता है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है बच्चे जी? बताइए ना, बताइए बताइए बताइए। तो आप जानते ही थे बच्चे जी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल क्या है? ये मिश्रण है, अभी आपको जस्ट लिखवाया गया थोड़ी देर पहले। चलिए, धोने का सोडा, इसको बच्चे जी हम लोग धोबिया सोडा ही बोलते हैं अपने भाषा में। धोबिया सोडा या धावन सोडा भी इसको बोला जाता है। कोई के बुक में इसको धावन सोडा भी लिखा होगा, नहीं डरना है आपको। चलो, इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। 10 है तो 10 के लिए डेका वर्ड होता है, डेका हाइड्रेट। 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेका। ठीक है, तो डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब ये जल है। ठीक है, चलो, तो आपका इसका रासायनिक नाम और केमिकल सूत्र दोनों को लिखवा दिया गया। और हमें गर्म पानी पीना पड़ेगा अभी। तो बच्चे जी, अब इनका हम पढ़ते हैं कि इनको कैसे तैयार किया जाता है। प्रिपेयर बाय, कैसे इनको प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम तैयार करेंगे इनको। चलो, तो भैया किसको तैयार करने की बात हो रही है? हम पढ़ रहे थे पिछले स्लाइड पे धोने का सोडा, धावन सोडा, धोबिया सोडा, जो भी है, इनको कैसे हम तैयार करेंगे, कैसे इनको तैयार किया जाता है। तो चलो इनके बारे में पढ़ते हैं कि हमने देखा है कि बेकिंग सोडा यानी NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विघटित होकर ये टूट रहा था तो बच्चे जी सोडियम कार्बोनेट देता है। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर उसका दोबारा हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करा देंगे, से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह क्षारकीय लवण है। वो भी क्या है? क्षारकीय लवण है, और यानी बेसिक सॉल्ट है। जैसे आपके पास क्या है? सोडियम कार्बोनेट, आपने इसमें क्या किया? जल से इसका रिएक्शन कराया, क्रिस्टलीकरण मतलब जल से कराया आपने, किसी का जल से इसका क्रिस्टलीकरण कराया, तो ये क्या बन गया? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। इसी को बोलते हैं धोने का सोडा, सॉलिड फॉर्म में आता है। और एक ऐसा ये क्षारकीय लवण है। ठीक है, ये बेसिक सॉल्ट है। अब ये क्रिस्टलीकरण जल क्या होते हैं? क्रिस्टलीकरण जल क्या है, या इसको आप ऐसे कहें, आपके एनसीईआरटी ऐसे बोलती है, क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन का जल। तो इसको आप यहाँ से, आपका हेडिंग क्या बना है? आपका हेडिंग बनाएंगे ऐसा,
क्रिस्टलीकरण का जल या क्रिस्टलन का जल, ठीक है। और इसको चाहें तो आप यहाँ से जो दिया है, यही मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, इसी पॉइंट को सर ने लिखवाया भी है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, ठीक है। चलो, वही बात यहाँ लिखा गया है कि जल के अणुओं में निश्चित संख्या के एक सूत्र इकाई लवण से अटैच टू वन फार्मूला सॉल्ट, यानी जुड़ी हुई होती है, और जुड़ी होती है लवण को क्रिस्टल, और लवण को क्रिस्टलीय बनाती है, क्रिस्टलीकरण का जल कहलाती है, ठीक है। ओहो चलो, सॉरी, क्लियर है अब क्लियर। ठीक है, नोट हो गया बच्चा जी। चलो, अब इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट बच्चा जी कि वाटर क्रिस्टलीकरण क्या है। देखें, जल से क्रिस्टली जैसी संरचना प्रदान करता है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, यानी और कैसे, किसके रूप में, यानी परमाणुओं, आयनों और अणुओं को नियमित व्यवस्थित करती है। इसमें जो भी उसके परमाणु के आयन, आपने चीनी का टुकड़ा देखा है बच्चा जी में, उसके एटॉम्स, उसके आयन, उसका जो ज्योमेट्रिकली है, किससे बनावट अच्छा व्यवस्थित है कि नहीं, एक फिक्स होता है, उसी को हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। चीनी का टुकड़ा देखना हो। दूसरा कॉन्सेप्ट Na2CO3 वाटर बच्चे इस पर हम डालेंगे और ये संतृप्त विलयन बनाएगा, और संतृप्त बनाएगा इसमें, और संतृप्त विलयन बनाएगा तो किससे, 10 जल के अणुओं प्रति इकाई सूत्र से। जैसे कि आपको मैंने देखिए यहाँ पर मैंने एक लिया है डायग्राम, तो इसको मैंने बोला कि ये सोडियम कार्बोनेट है। अब इसमें देखिए, इसमें जल के 10 अणु अटैच है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम बोलते हैं बच्चे सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, ठीक है। ये जब इसमें 10 अटैच हो गया है तो इसी को बोला जाता है बच्चे क्रिस्टलीकरण, ठीक है। आपको बहुत डिटेल में समझा दिया गया, इतने आपके बुक में नहीं है, सिर्फ आपको तो उसमें एक फार्मूला दे दिया है, और इसको भी आप रीड कर सकते हैं, और आपको तो रीड NCERT करना ही करना है, जरूरी है, कंपलसरी है। चले, अब इसका हम यूज देख लेते हैं। धोने का सोडा का यूज़ किया है, धावन सोडा का यूज़ किया है, तो यूज़ तो बिल्कुल अपने बुक से ही आपको कराएंगे हम। चलो, धोने का सोडा जो है, इसका यूज़ 4 यूज़ दिया है, चारों यूज़ आप लिख लेंगे। एग्जाम में हो सकता है आपसे 1-2 यूज़ पूछ ले परीक्षा में, तो धोने का सोडा का यूज़ बताएं, 4 यूज़ है, चारों यूज़ को आप नोट करें, कोई छेड़छाड़ किए बिना। हो गया, बढ़े आगे बच्चे जी। हाँ सर, आप लोग को बच्चा जी कम से कम ये क्रियाकलाप एक्टिविटी को भी पढ़ने चाहिए। ऐसे मुझे तो करा देना चाहिए, लेकिन अभी समय कम है तो इसको नहीं करा रहा हूँ। चले, अब इसका यूज आपने देख लिया, चले ठीक है। अब कुछ यूज मैं आपको यहाँ भी दिखा रहा हूँ। आपने कहा कि जल की कठोरता को हटाने में क्या आता है, जल की अस्थायी कठोरता हटाना है। सर, अस्थायी कठोरता क्या है, ये परमानेंट क्या है। जैसे मान लीजिए जल है, उसके पास परमानेंट हार्डनेस है, कठोरता है, और एक अस्थायी कठोरता है। परमानेंट कठोरता का मतलब जिसे उबाल कर न हटा सके। अब जल को कितना भी गर्म करें, उसमें का आप अशुद्धि नहीं हटा पाएंगे। अशुद्धि क्या हो सकती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड या सल्फेट के रूप में होती है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये अशुद्धियाँ हैं, इसको आप गर्म करके नहीं हटा सकते हैं, तो ये कहलाती है जल की परमानेंट हार्डनेस। और एक है टेम्पररी है, तो इसको वजह जल से उबाल कर हटाया जा सकता है, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, इसको गर्म करेंगे, ये हट जाएंगे लोग, ठीक है। तो वजह ये परमानेंट वाले को हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, धोन सोडा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी लोग भी हट जाते हैं। हो गया, चले। अब बच्चा जी आपको ये पढ़ा दिया गया, आपने देखिए क्या क्या पढ़ा अपने आज आपने क्या क्या पढ़ा, इसको एक बार हम स्लाइड दिखा रहे हैं। आपने ये पढ़ के तो पिछले क्लास में पढ़ लिया था। आज आपने सीखा ब्रिंजक चूर्ण के बारे में पढ़ा, इसकी यूजेस देखा, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा, आपने सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में जाना, इसके यूजेस को देखा, आपने धोवन सोडा को देखा, इसके यूजेस देखा। अब चले, अब लास्ट बच गया अपना बच्चा जी प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर पेरिस के जगह क्या है, पेरिस तो जगह का नाम है। हाँ, ये पेरिस में ही किया गया था काम, इसको पहली बार तैयार किया गया था और इसका पहली बार यूज वहीं पर किया गया था, इसीलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। चले, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे पेरिस में खोजा गया था, डिस्कवर किया था, सर्वप्रथम प्रयोग वहीं पर किया गया, इसीलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaSO4 परीक्षा में पूछेगा, आपसे बन जाना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। रासायनिक नाम क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट।
हेमी मतलब है जी इसमें हाफ जल होता है, देखिए हाफ जल है। इसको ये आप अर्ध, हिंदी में अर्ध लिखा गया आपके एनसीईआरटी में, लेकिन इसको आप इंग्लिश में बोलिएगा हेमी हाइड्रेट। तो रासायनिक नाम पता हो गया, इसका सूत्र पता हो गया, तैयार की विधि पढ़ लेते हैं कैसे तैयार की थी। चलिए देखिए जिप्सम को बच्चा जी 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो यह प्लास्टर पेरिस बनने वाले क्रिस्टलीकरण के अपने चौथाई जल को त्याग कर कैल्शियम हेमीहाइड्रेट जो है ये क्या बन जाता है बच्चा जी, का ये निर्माण करता है, जिसे प्लास्टर पेरिस या पीओपी के नाम से भी हम शॉर्ट बनाते हैं। घर में आजकल तो बहुत लोग पीओपी चढ़ाते हैं पीओपी प्लास्टर पेरिस खूब लोग कराते हैं। ठीक है, तो अब देखें जैसे कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, दो जल है जिसको हम जिप्सम भी बोलते हैं। इसको गर्म किया गया, इसमें से जल क्या होंगे, त्याग देगा। इसमें 2H2 जल है, इसमें हाफ जल रह जाएगा और हाफ को त्याग कर देगा, यानी 25% जल को रख लेता है, 75% जल को निकाल लेता है ये। तो इसको हम बोलते हैं ये प्लास्टर पेरिस, क्या बोलते हैं, प्लास्टर पेरिस। फिर इन दोनों को रिएक्शन करा देंगे तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा। तो जिप्सम ही है बच्चा, जिप्सम से ही बनाया था प्लास्टर पेरिस को, लेकिन पेरिस में इसको तैयार किया गया था, इसीलिए इसे प्लास्टर पेरिस का इसका नाम दिया गया है। कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट, मृत जला हुआ पाउडर प्लास्टर क्या है, जला हुआ कब, देखिए क्या हुआ, आपके पास देखा था CaSO4 × 2H2O, अपने इसको 100 डिग्री पर करेंगे तो ठीक है प्लास्टर पीओपी बन जाएगा, लेकिन अपने यहाँ टेम्परेचर क्या किया, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, अपने ग्रेटर देन मतलब 100 से ज़्यादा अपने तापमान कर दिया, तो हो बच्चा जी तो जल जाएगा ना। तो इसमें जो जल होंगे बच्चा जी एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। कैल्शियम सल्फेट तो रहेगा लेकिन इसमें जल गायब हो जाएगा, जल जाएगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं निर्जल कैल्शियम सल्फेट। सर आपने देखा हो कि हड्डी हम लोग का टूट जाता है तो उसको प्लास्टर करा जाता है, ये प्लास्टर करा दो, प्लास्टर करा दो, अरे वही तो है पीओपी प्लास्टर पेरिस, वही तो है। जब प्लास्टर पेरिस को जल के साथ मिलाया जाता है और आधे घंटे के लिए इसको डॉक्टर छोड़ देते हैं बच्चे, तो देखना ये पुनः हाइड्रेट यानी रीहाइड्रेट होकर कठोर द्रव्यमान वाला है, कठोर बहुत ठक ठक बजे, उसको मार के देखना, जिसका प्लास्टर हुआ होगा बहुत टक टक बजा, बहुत मजबूत होता है, उसी का नाम जिप्सम है। क्या वजह जी, वो जिप्सम है। चलिए कैसे बना, CaSO4 × 2H, इसमें हाफ जल को अपने रिएक्शन कराया तो ये क्या बन गया, जिप्सम। थोड़ा देर छोड़ देना पाए, सॉलिड बन जाता है, उसमें थोड़ा पानी की मात्रा नहीं चाहिए। इसके उपयोग देख लीजिए, इसका उपयोग मैं 3 यहाँ पर आपके नोट्स में दे रहा हूँ, लेकिन आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ये रहा, इतना ही कंसेप्ट था आपके पास। बस सर ये सब कराएंगे, बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे सर जी, 1 शॉट लेक्चर बोले हैं तो कराएंगे। आपका एनसीईआरटी होती है फिनिश। चलिए कुछ करते हैं एक्स्ट्रा कंटेंट पर काम। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है भाई, किसका मिश्रण है बताइए, आपको करा दिया गया था थोड़ा पहले, क्वेश्चन दोबारा हो चुका है, सी, ऑप्शन सी। चलिए अब मैं लाया हूँ एनसीईआरटी 1 शॉट, पहले जो भी इसके इंडेक्स वाले क्वेश्चन है जो बीच बीच में होता है, इसको हम कवर करेंगे। अब देखते हैं बच्चे जी लोग कितना चैप्टर, ये चैप्टर शुरू हुआ था आपका, अब जितने इसमें क्वेश्चन आएंगे बीच बीच में, पहला ही मिल गया, पेज नंबर 20 पर आइए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिला, जल्दी से इसका क्वेश्चन को नोट करेंगे आप, जल्दी से क्वेश्चन संख्या 1 को आप नोट करेंगे। यहाँ तथा लिखा है, तथा हो गया। चलो देखिए बच्चे, आपने बिल्कुल इसका आंसर कोशिश किया होगा आपने, और आपको करना भी चाहिए। आपको बोला था 3 पर्सनल दिया गया है ABC, तीनों में बच्चे आपको बोला था कि लाल लिटमस दिया गया, बताओ तुम कैसे पहचानोगे कौन है, तीनों आपको पता ही नहीं कि तीनों बोतल में क्या कौन सा है, आपको आँख से तो नहीं बता पाओगे ना भाई। तो लिटमस पर आप तो भाई चलाक होशियार हो, तीनों में डालेंगे बारी बारी से, जैसे आप डालेंगे जरूर किसी में जाकर अगर लाल लिटमस है तो जरूर किसी, अगर किसी क्षारीय में होगा तो जरूर उसका रंग बदलेगा। तीनों में डालेंगे बारी बारी से, लाल लिटमस को डुबाएंगे, जिस पर नली में लाल से नीला हो जाएगा, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा, तो उस बिल्डिंग को हम समझेंगे कि ये क्या है, क्षारीय है, क्या है, क्षारीय। चलो उसको अलग कर देंगे, ये बोतल अलग कर देंगे, वो बच गया 2 को। अब लाल हो गया तो उसको 2 टुकड़ा करेंगे, लाल को अलग कर देंगे और उसका नीला का अलग कर लेंगे। अब नीला लिटमस पर क्या करेंगे, दोनों जो बच गया 200 अपने पास गिलास बचा हुआ है, बीकर बचा हुआ है, उसमें से 2-4 बूंद निकालेंगे, दोनों पर नीला लिटमस डालेंगे, फिर नीला को जो लाल कर देगा, जो नीला लिटमस, सॉरी हाँ नीला है, जो नीला को लाल कर देगा अम्ल है, और नीला लिटमस को लाल करेगा अम्ल, तो दोनों में से डालेंगे,
जो ग्लास में का ड्रॉप उसको नीला से लाल कर देगा, समझ लेंगे कि अम्ल है। वाह सर, कंसेप्ट तो बहुत आपको याद था, आप लोग को याद था सर जी। चले दूसरा प्रश्न, अब आते हैं पेज नंबर हम 24 में। इसमें एक ही प्रश्न दिया गया था, इसको हम करा लिए। चलो वीडियो को जरूर शेयर करेंगे बच्चा जी, ये भी क्वेश्चन बहुत ये पूछते हैं बार बार। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम से लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं भैया जी, आप बुक को जरूर रीड करेंगे, सारे टॉपिक को हैंडल करेंगे, आपको काम बनता है। चलिए क्वेश्चन संख्या 1, पेज नंबर हम 24 पे आ गए, और प्रश्न संख्या 1 अगर मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। चलिए चले चले सर, क्यों 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 नहीं करना है? तो देखिए बहुत ज़बरदस्त आंसर लाया गया है, सुनील सर ने लिखवाया, तो बिल्कुल क्या पढ़ाते हैं, मजा आता है। आपको कंसेप्ट पीछे पढ़ा दिया गया, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया गया, पढ़ा दिया गया। चलिए जल्दी जल्दी कर लें तो फटाफट फटाफट कर रहे हैं आंसर। ये सब बहुत आसान आसान प्रश्न है। पीतल में क्यों? क्योंकि भैया आपने पढ़ा, पीतल जो होता है, ब्रास जो होता है, क्या होता है? मिश्रण है। किसके से मिश्रण है? तांबा और किसका? जस्ता का मिश्रण है। और तांबा एक धातु है। दही और अन्य खट्टे पदार्थ को इसमें आप डालेंगे तो उसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होती है, जो क्या करता है इन धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक जहरीली जहरीली लवण बनाते हैं, जो जो लौन बनाते हैं। यही कारण है बच्चे जी, लौन बनाने के कारण दही या खट्टा पदार्थ खराब हो जाता है। इसलिए पीतल या तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ रखने से बचना चाहिए, नहीं तो बहुत डेंजरस है। ठीक है बच्चे जी, मैं आपसे थोड़ा सा ये चाहता हूँ, चलो 3 क्वेश्चन करा लेता हूँ उसके बाद। चलो उसी में का दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? बच्चा बच जानता है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सा गैस निकलता है बबुआ जी? हाइड्रोजन गैस निकलती है। हो गया? अरे बच्चा जी, हो गया हो गया हो गया सर जी, हो गया। उसी का प्रश्न संख्या 3। चलो मैं प्रश्न संख्या 3 से पूरा नहीं लिखा हूँ, आपको दिखाता हूँ। कहा था कि पेज नंबर 24, कोई धातु ये यौगिक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर बुदबुदाहट उत्पन्न करता है, तो इस उत्पन्न गैस मोमबत्ती को बच्चे जी बुता देती है, बुझा देती है। तो बताइए अच्छा बच्चे, कोई चीज़ का आग को कौन बुझाता है? CO2। कौन सा गैस बुझाता है? CO2 बुझाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पूरा लिख लिया आपने। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा था, इसलिए आपको पूरा लिखना पड़ा। हाँ, आंसर मैं पूरा आपके लिए करके लाया हूँ, क्योंकि प्रश्न तो बच्चे भी लिख सकते हैं ना। देखो क्योंकि आपको टू द पॉइंट आंसर लिखा गया है, तो अभी पॉइंट में आंसर दिया करेंगे कि बेहतर होगा, आपके नंबर आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। किधर गया इसका पेंसिल, किधर गया? सॉरी, पेंसिल कहीं रख दिया मैंने। क्लियर है? क्लियर है कि? चलो आपने ये पेज खत्म किया क्वेश्चन पूरा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा जी, मैं आपको थोड़ा कुछ, मैं आपको पहले कंटेंट देने वाला था, जो मिस्टेक हो गया है तो अभी लिखवा दूँ, मैं तो कुछ फार्मूला लिखवाना है आपको। ये पेपर में पूछ लेते हैं आपसे बहुत बार, डेर फार्मूला पूछ लेता है, तो याद रखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और किसका? सोडियम हाइड्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये तो पता है आपको, सब जल्दी जल्दी यार इसको लिख लें एक बार। फार्मूला आपको आना चाहिए, डायरेक्ट पूछ लेता है पेपर में। एक बार मैं उसको भी अपने हिंदी में करके मैं लाऊंगा, टेंशन न लीजिएगा। ये आपको 12 13 14 14 दिख रहा है, 14 को लिख लीजिए। ठीक है, ये सब बीच में क्लास में समराइज मतलब एक जगह हो गया। आपने सब फार्मूला पढ़ा था, जिप्सम का पढ़ा था, पाराशर पेरिस पढ़ा था, आपने वाशिंग सोडा पढ़ा था, आपने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था, सब पढ़ा था। इकट्ठा एक साथ लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको याद रहेगा। आप जब लर्न करने जाओगे तो आपको राहत मिलेगा। ठीक है ना बच्चा जी? तो आप एक जगह फार्मूले को रखें, ये डायरेक्ट पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, चले तो बच्चा जी, हमने कहाँ पर ख़त्म किया अपना ये एनसीईआरटी का पेज नंबर हमने 24 पर जो इंटेक्स वाले क्वेश्चन थे ख़त्म किया गया। अब चलते हैं हम लोग पेज नंबर 27 में जो प्रश्न दिए गए हैं उसको करते हैं। चलो प्रश्न संख्या 1 देख लें, जल्दी से नोट करें। प्रश्न संख्या 1 पेज नंबर 27 में दिया गया है, ये ओल्ड बुक है मेरे पास। चलो
चलो इसका आंसर से पढ़ते हैं बच्चा जी। बहुत इजी वे में लिखा गया, आपको एक झटके में आ जाएगा। आपने पूरा होल चैप्टर पढ़ा है बच्चा जी, आपका इसमें रिवीजन हो रहा है। पता कि जैसे अपने पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या नाइट्रिक अम्ल है, चलो 3 नाइट्रिक अम्ल है, ये आदि अम्ल जलीय विलयन है बच्चा जी, अम्लीय लक्षण दिखाते हैं। आपको पढ़ाया गया था लेकिन बच्चा जी कोई भी अम्ल है तो अपना अम्लीय गुण कब दिखाता है? जल में, क्योंकि जल में घुलता है तो क्या देता है? H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन। और जब तक ये हाइड्रोनियम आयन नहीं देगा, H+ आयन नहीं देगा तो ये अम्ल नहीं कहलाएगा। और एनियस ने भी यही कहा था कि अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। बोले थे कि नहीं बोला था? अरेनियस ने कहा था कि नहीं कहा था? हाँ सर, वही बात यहाँ पर मेंशन की गई है। उसी में प्रश्न संख्या 2 है बच्चा जी कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत को क्यों चालन करता है, कि अम्ल का जो विलयन है उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो क्यों करती है, उसमें बिजली प्रवाहित क्यों होने लगती है। तो आपने पढ़ा कि वहाँ पर आयन है, वहाँ पर क्या है बच्चा? आयन है। और आयन होगा तो बस ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बिल्कुल आप समझते हैं कि आयन है, तो वहाँ पर करंट फ्लो करना ही करना है। उसी का तीसरा प्रश्न, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग क्यों नहीं बदलती है। इसको वजह जी आपको नोट्स में पढ़ाया गया, आपने नोट्स में पूरा डिटेल में पढ़ा है, लेकिन फिर भी आंसर शीट की बात है तो यहाँ आंसर भी हम करेंगे। हो गया? हो गया क्लियर? हो गया क्लियर बच्चे जी? हाँ सर, चले प्रश्न संख्या 4 में चलेंगे। बच्चे टॉपिक पढ़ा दिया गया है इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मैं इसको छोड़ के निकल जाता। जहाँ नया होगा उसको मैं कराऊंगा। चलो 4 बोला, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों हम निश्चित करते हैं कि, अरे भाई आपको पढ़ाया था कि जल में अम्ल डालें कि अम्ल में जल डालें? आपने टॉपिक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था। तो क्वेश्चन संख्या 4 है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 4 को आपने नोट कर लिया। चार हो गया? हाँ। ये बचा जी, ये उस पेज का है, आपका आंसर ये है 1 2 3 3 पॉइंट है। हो गया? चलो प्रश्न संख्या 5 को लिखेंगे। लिख लिया? चलो सवाल पूछा गया था कि भाई अम्ल के विलयन को तनिक के समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। बिल्कुल होगा। आप डाइल्यूशन कर रहे हैं, हम डाइल्यूट करने जा रहे हैं तो उसमें हम बिल्कुल जल की मात्रा बढ़ाना है, तो जल की मात्रा बढ़ाएंगे तो बचेगी उसकी प्रति इकाई आयतन में कमी आएगी। ठीक है, चलो हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन और इंटेक्स और पेज नंबर 27 का ये आखिरी क्वेश्चन है। नोट किया क्वेश्चन आपने? हाँ सर नोट हो गया। तो चलिए आंसर उसका ले लें यहाँ से। हो गया सर? हो गया। मज़ा आ रहा है बच्चा जी? बहुत मज़ा आ रहा है सर जी, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो अब आते हैं हम लोग बच्चा जी पेज नंबर 31 में। एकदम प्यारा प्यारा क्वेश्चन, खुद अपने से उड़ा सकते हो आप लोग। कहता कि आपके पास ABC 3 बिलियन दिया गया है, एक का पीएच मान 6 है, दूसरे का पीएच मान 8 है, तो बताओ ना कौन किसके साथ किस में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो बच्चा जी अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं। और अम्ल कौन होगा? ये होगा 6। ये तो क्षार है, तो बिल्कुल इसमें नहीं, एकदम लॉजिक सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने लिख लिया था? हाँ। लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा आंसर देंगे एकदम गजीब तरीके में, मजा आ जाए। एग्जामिनर बच्चा जी पढ़ के बिल्कुल ये कहेगा कि क्या बच्चा गहराई में पढ़ा है, साइंस को पूरा तोड़ दिया। ये दिखाना जरूरी था कि इतना डिग्री सेल्सियस पर बच्चा जी कोई पीएच मान 0 से 14 तक हम पीएच स्केल दिखाता है। उदासीन हो तो 7 दिखाएगा, अम्लीय हो तो 7 से कम होगा, और क्षारीय हो तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। और ये में तो बिल्कुल दे रहा है 6। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें एच की क्षमता ज़्यादा होगी बी की तुलना में। हो गया नोट? ठीक है। अब तथा बिलियन बी जो होगा बच्चा जी अपना क्या होगा? उसका पीएच मान 8 है, जो क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा बच्चा जी? जो क्षारीय है। हो गया नोट? चलो तो प्रश्न संख्या 2 पाइए। चलो प्रश्न संख्या 2 लिख लिया आपने। आसान है, इजी है बच्चा जी, आप समझते हैं कि इजी है। देखिए प्रश्न आपका पीएच मान क्या 7 से कम होगा तो उसमें एच आयन की सांद्रता क्या होगी? बढ़ती है। जितना 7 से हम कम आएंगे सांद्रता बढ़ेगी और अम्लीय गुण बढ़ेगा। 7 से अधिक जाएंगे तो क्षारीय गुण बढ़ेगा। क्षारीय गुण बढ़ेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन, देखिए क्षारीय गुण में भी बच्चा जी H+ पाया जाएगा, हाइड्रोजन आयन पाए जाएंगे, लेकिन उसमें कम होंगे। कैसे मालूम चलेगा सर? ये आपको चार्ट देखा था आपने कहीं पर? हाँ सर ये मैंने चार्ट देखा था। देखिए यहाँ पर H+ बढ़ रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे घटता है। क्षार में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। यहाँ पर ये ज़्यादा है, इसमें OH ज़्यादा है,
इसमें OH माइनस ज़्यादा होता है। देखिए हम OH माइनस घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो एक से लेकर जितना आगे बढ़ेंगे 12, 13, 14 तक जाएंगे तो क्षार बढ़ते जाता है। अम्ल में उल्टा होता है, 7, 6 आएंगे, कम उससे ज़्यादा अगर कौन होगा, 5 अम्ल। 5 से pH मान जिसके 4 होगा उससे अधिक प्रबल होगा। 3 वाला अधिक प्रबल होगा, 2 वाला अधिक प्रबल होगा, 1 जिसका pH होगा और प्रबल होगा। जितना इधर आएंगे आप उतना प्रबल मिलेगा। क्षार में उल्टा, क्षार में जितना अधिक जाएंगे pH मान उतना क्षारीय बढ़ता है। अम्ल में जितना इधर आएंगे घटेगा, बढ़ेगा। ठीक है सर, हो गया? नोट्स बन गए, नोट्स बन गए। ओहो क्या बच्चे, क्या बात है, क्या बात है बच्चा जी। चलो तीसरा प्रश्न मैं भी लिख दिया हूँ, आप वहाँ से पेज नंबर 31 में जाके लिख सकते हो। सर तो दिखाएंगे, दिख रहेंगे जरूर। चलो आपसे क्या पूछ रहे थे ये, क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होता है कि नहीं होता? अरे बिल्कुल होता है सर, होता है, कम होता है, थोड़े मात्रा में होते हैं। ज़्यादा होता तो बस अम्लीय होता। चलो ये 4 नंबर प्रश्न मैं कम लिखा हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। चलो अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। कोई किसान खेत में मृदा की किस परिस्थिति में भाई चूना, कैल्शियम कार्बोनेट ये सब कब डालते हैं बच्चा जी? जो नाम दिया है बच्चा जी सब क्या है? क्षारीय है। और क्षारीय कब डाला जाएगा? इसका मतलब मिट्टी में अम्लीयता बढ़ गया होगा, तो हम तो क्षारीय सामान डालेंगे ही डालेंगे, ताकि उसको न्यूट्रलाइज करे, उसको हैंडल करे। हो गया? चलो अब पेज नंबर 36। आज ही अपने पढ़ा था सबके बारे में, आज इनका आंसर करना है। CaOCl2 का प्रचलित ये किसका नाम है? इसका प्रचलित नाम क्या है? अरे भाई वही है, कैल्शियम। कैल्शियम जिसको हम ब्रिंजक चूर आप बोल रहे थे, चूनापत ब्रिंजक चूर या ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड केमिकल नेम है, और प्रचलित नाम क्या है? ब्रिंजक चूर्ण है। यही प्रचलित है, मार्केट में यही नाम बोलना पड़ेगा आपको, ब्रिंजक चूर्ण चाहिए। चलो पेज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, उस पदार्थ का नाम बताइए क्लोरीन से अभिक्रिया करके भाई अरे ब्रिंजक चूर्ण से अभिक्रिया कर किस पर? तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर। आंसर याद आया? आया क्वेश्चन याद आया? अभी जस्ट आपने कुछ देर पहले पढ़ा था सर, आज ही हम लेक्चर हैंडल किए हुए हैं। 36 36 36 36। चलो पेज नंबर 36 का ये क्वेश्चन नंबर 3 आसान प्रश्न है भाई। जल को मीठा करने के लिए किस सोडियम का आप लोग इस्तेमाल करेंगे? क्वेश्चन आपने लिखा कि नहीं लिखा? 3 नंबर लिख लिया बच्चा, लोग लिख लिया, बहुत तेज है। चलो तो बच्चा तो जानता ही है, उसमें हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू 10H2O कर रहे थे। सोडियम कार्बोनेट हम इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको हम बेकिंग सोडा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? धोने का सोडा, धावन सोडा। चौथा प्रश्न, चौथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन में को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिख दीजिए। अरे हम लिखेंगे समीकरण, प्रॉपर लिखेंगे। क्वेश्चन लिख लिया बच्चा जी, मैं क्वेश्चन अधूरा लिखा हूँ, आपको पूरा लिखना है। हाँ आंसर पूरा लाया हूँ, यही बनेगा। जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को आप गर्म करेंगे तो बच्चा जी सोडियम कार्बोनेट बनेगा, तो जल CO2 बनता है। सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर हिट डेल्टा हिट करे, सोडियम कार्बोनेट बना, जल बना, CO2 बना। इजी था। 5 नंबर क्वेश्चन और इसके आखिरी क्वेश्चन। हाँ हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा अभिक्रिया बनता है? तो भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल जब मिलाएंगे तो जिप्सम बन जाएगा, वापस जिप्सम बन जाएगा। इसमें कोई पूछने की बात है? चैप्टर होता है फिनिश, सबके इंटेक्स वाले क्वेश्चन खत्म। अब चलेंगे हम बच्चा जी अभ्यास में। चले अब अभ्यास आ गया बच्चा जी, तो अभ्यास आने से पहले आपने क्या सीखा इसको जरूर पढ़ लेंगे एक बार। इसमें क्या होता है, पूरे चैप्टर का समराइज होता है एक बार में कि आपने क्या क्या सीखा अब तक, सच में आपने क्या सीखा। चले अब अभ्यास कीजिए। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला किया है, लाल से नीला किया क्षार है, लाल से नीला करने वाले को क्षार बोलते हैं। और क्षार का जो बेसिक का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक का मिलेगा वो 10। ओहो, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। चलो चलो मैंने लिखा कि BRB बेस जो होता है लाल को नीला किया है, और पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच मान 7 से अधिक होता है। आप डी पर टिक मारेंगे, थोड़ा उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिख लेंगे, ठीक है। जो भस्म होंगे, जो क्षार होगा, क्षारक जो होंगे, रेड लिटमस को ब्लू या नीला कर देंगे, उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच ग्रेटर देन इक्वल 7, ठीक है। चलिए 2 नंबर प्रश्न।
कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच, अरे अंडा का छिलका जो होता है मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, आपको बताया गया था। और कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके चूने के पानी को दूधिया किया। चूने के पानी को दूधिया कौन करता है? क्लास में पढ़ते हैं अपने, CO2 करता है। तो भाई कौन से गैस, कौन से गैस? अरे हाँ सर, कैल्शियम कार्बोनेट का HCl से अभिक्रिया करें तो यहाँ से निकलेगा CO2 गैस। ये रिएक्शन लिख दें। ऑप्शन बी लिखे आंसर, ऑप्शन बी आंसर लिखें और ये एक्सप्लेनेशन में इसको जरूर लिखें नीचे। सिर्फ आप आंसर रटने नहीं आए हो। 3 नंबर, अगर 10 ml को बचे जी 8 ml, 10 ml जो NH है 8 HCl के 8 ml को उदासीन कर देता है, तो 20 ml NaOH हो गया। तो भाई इसका भी डबल कर दो, 16 कर दो। ओहो, क्वेश्चन में कुछ जान पड़ा नहीं था। ऑप्शन डी मैच कर गया। 3 का डी होगा, 3 का डी होगा। क्यों सर? अरे 10 ml में जो 8 को उदासीन करता है तो 20 ml 16 ml को उदासीन करेगा। सिंपल लॉजिक है। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यूनिटरी यूनिटरी मेथड, यानी इसको बोलते हैं ऐकिक विधि, ऐकिक विधि। 4 4 4 4 4 4 4 4। ओ सर एंटी एसिड लगाएंगे, एंटी एसिड खाएंगे। अपच हुआ है ना, एंटी एसिड खाओ, ऑप्शन सी। क्योंकि एंटी एसिड क्या करता है, जो अम्ल की अधिकता को न्यूट्रल करता है, उसको बैलेंस करता है। 4 5 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। ओहो, सब्जेक्टिव आ गया बच्चे जी। निम्नलिखित के लिए अभिक्रिया के लिए सब पहले शब्द समीकरण लिखना है, पहले शब्द में लिखना है, फिर उसके लिए केमिकल, फिर उसके रासायनिक समीकरण में लिखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, दानेदार जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करना तो क्या बनेगा? तो दानेदार जिंक है, ये हो गया। तनु है तो डाइल्यूट लगाइए H2SO4, और ये क्या बनेगा? देखिए जिंक, जिंक हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है तो हटाएगा तो जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन को अलग कर देगा। ओहो सर, कितना सिंपल है। ऑप्शन बी के देख लीजिए, ऑप्शन बी वाला सवाल के देख लीजिए, उसमें 4 प्रश्न। ऑप्शन बी वाला प्रश्न देख लें बच्चे जी। ऑप्शन बी वाला प्रश्न क्या है? ऑप्शन बी वाला प्रश्न, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया कराना है। ठीक है, चलो। तो भाई मैग्नीशियम पट्टी है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा दीजिए, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। पढ़ेगा पहले अपने शब्द में लिख दिया, अब इसको केमिकल में लिखे। मैग्नीशियम का Mg सॉलिड में है, तनु है तो डाइल्यूट लगाइए, 2 से बैलेंस किया गया है बच्चे। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटाएगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर, बैलेंस कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न क्या है उसमें का? तीसरा प्रश्न है आपका, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके करता है तो क्या होता है? तो क्या होगा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम से अभिक्रिया करेगा, तो एल्युमिनियम मैं यहाँ लिख दूँ, तो इसको यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम सल्फेट हाइड्रोजन को बाहर करेगा। तो बच्ची देखो, इसका फार्मूला कैसे बना था, आपको क्लास 9th में सिखाया गया था। एल्युमिनियम पर 3 इधर है, सल्फेट पर क्या है? SO4 है, इसका 2 तो इस पर 2 आ गया, तो Al2SO4 थ्राइस, थ्राइस बोले तो होल थ्राइस हाइड्रोजन पर। अगला प्रश्न एक आखिरी उसमें है, डी। डी है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह रेतन से अभिक्रिया करने पर क्या होता है? तो लौह रेतन के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया करेंगे आप, तो बन रहा है क्या? आयरन है, तो ये बनाएगा आयरन क्लोराइड, यानी FeCl2 बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस तो बाहर करेगा। 6 नंबर, तो पहले 6 नंबर क्वेश्चन लिख ले। एल्कोहल एवं ग्लूकोज के यौगिकों को भी हाइड्रोजन होते हैं और इसका वर्गीकरण वल अम्ल की तरह नहीं होता है, क्यों? देखो इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन इसका अम्ल में हम क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि भाई ये टूट के जल में H+ आयन नहीं देते हैं, ये जल में टूट कर H+ आयन नहीं देते हैं, इसीलिए। मैं थोड़ा आपको सोल्यूशन दिखाना चाहूँगा इसका। बच्चे जी इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें तो भी बेहतर होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे इसका आंसर दिखा देता हूँ, आपको टेंशन नहीं, देख लें। ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके सॉल्यूशन को पढ़ लीजिए। 4 5 6 6 नंबर तो जूम करना पड़ेगा। यही प्रश्न है आपका, एक बार इसको पढ़ लें
खाली इतना याद रखें कि भाई इसमें बोला सिद्ध करो, ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी में है तो वही करना चाहिए, क्योंकि आपका एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से, हो सकता है आपका कहीं है एमसीक्यू बन जाए। और चलो, इसको प्रयोग से जांच करने के लिए बोला है, तो इसको अपने एक सिस्टम तैयार किया, हो गया। चलो 7 नंबर आ जाओ, 7 नंबर आ जाओ। 7 नंबर सवाल है कि आश्रित जल यानी शुद्ध जल में विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा के पानी से आप लोग बिजली उसमें प्रवाहित कर सकते हैं। वर्षा की बिजली में आप पानी डालेंगे तो वायर लगाएंगे तो आपका बल्ब जलेगा, लेकिन शुद्ध जल होगा जो डिस्टिलेट वाटर होता है उसमें नहीं होता है। तो भाई क्योंकि उसमें जब अम्ल में क्या है, H+ आयन होते हैं, जहाँ आयन होगा वहीं पर इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा। आप पढ़ के आ चुके हो फिजिक्स में भी चैप्टर में, क्लियर है, नोट हो गया। हाँ सर, चलो 8 नंबर प्रश्न आ जाओ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जल की अनुपस्थिति में, अभ्यास के क्वेश्चन है सब, ये सब अभ्यास के क्वेश्चन है। 8 नंबर, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। कैसे होगा भाई, क्योंकि जल अनुपस्थित है, जब जल है ही नहीं तो उसके आयन टूटेंगे नहीं। तो अब इसमें लिखेंगे क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्लों से H+ आयन या हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं होंगे, डिसोसिएट नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। क्योंकि जब तक अम्ल वह पदार्थ है जो H+ आयन देगा, जब H आयन देगा ही नहीं तो अम्ल काहे का अम्ल, वो चीज देगा तो क्षार होगा, इसीलिए बचे। और उसके लिए जल चाहिए, उसके लिए जल चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, देखने में लंबा है लेकिन बहुत मजेदार है। बना कर ट्राई करें, आपसे बन जाएगा, आपसे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चलो आपको देखो, ये पूछा है कि उदासीन, उसमें 4 प्रश्न है। ये पूछा है कि उदासीन विलयन कौन है, तो डी होगा जिसका पीएच 1 7 था। देखिए यहाँ पर दिया है भाई, सवाल में दे दिया है। देखिए ए का मान दिया है 4, बी का मान दिया है 1, सी का मान दिया है 11, डी का मान दिया है 7, ई का मान दिया है 9। बस अब पूछा है 4 ABCD 5 प्रश्न है, पाँचों का आंसर दे रहे हैं हम लोग। दूसरा पूछा कि प्रबल क्षारीय विलयन कौन है, तो सी का क्षार जिसका जितना अधिक होगा वो अधिक क्षार है, और जितना अधिक कम होगा जितना कम होगा वो अधिक प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्लीय कौन है, बी, क्योंकि उसका पीछ मैंने था। दुर्बल अम्ल कौन हो गया, 4 है तो दोनों अम्ल है, लेकिन ये प्रबल अम्ल हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया। क्षार में उल्टा होता है, दुर्बल क्षार कौन है, 9, क्षार में उल्टा, अम्ल में अलग। अब पूछा इसको सजाइए ऑर्डर में, तो पहले सी कहता कि इसको आयन की सांद्रता को आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में 11 9, इसमें सांद्रता अधिक अम्ल होगा, इसीलिए इसमें H आयन ज़्यादा होंगे, इसलिए सजाना है, बढ़ते क्रम सजा दिए। 10 नंबर, 10 नंबर प्रश्न जल्दी नोट करें एक बार, हो गया, नोट हो गया बच्चे लोगों का, आंसर भी आ गया। चलो हो गया क्लियर। भाई आपसे पूछ रहे थे ये लोग कि किस में बुद्ध बढ़त आएगी, अरे भाई जहाँ हाइड्रोजन गैस होगा, हाइड्रोजन गैस किस में होगा, अम्ल में। ये तो एसिटिक अम्ल भाई, तो इसमें कम होता है, ये प्रबल, ये दुर्बल है, उसके अपेक्षा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ये प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। और प्रबल है तो उसमें वो ज़्यादा इसके हाइड्रोजन देता है, तो वहाँ पर ज़्यादा बुदबुदाहट आती है। 10 हो गया, 11, 11 नंबर हो गया 11। देखिए ये रहा 11 का आंसर, बहुत आसान प्रश्न है। अरे भाई दूध, दही देखो, दूध का भी पीएच मान अम्ल होता है, और दही और ज़्यादा अम्ल होता है, तो ज़्यादा अम्ल होता है उसका उस पीएच से कम होगा। दूध का पीएच मान 6 होता है, दही का 6 से कम हो जाएगा। आसान प्रश्न, इजी प्रश्न है। 12, ये ग्वाला में भाई देखे, आपने देखा होगा कि पॉकेट का दूध खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय होता है, और क्षारीय होगा तो उसको क्या करेगा, थोड़ा उसकी, अब दूध कब खराब होगा, ज़्यादा अम्ल हो जाएगा तब, खट्टा होगा तब, तो क्षार से अम्ल में होने में समय लग जाता है, इसीलिए उसमें हम लोग डालते हैं। और दूध में बैक्टीरिया बनते हैं, उसको क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है ये सोडियम थी बेकिंग सोडा। लेकिन एक लफड़ा होता है, बाद में उसको दही जमाए जाएंगे तो उसमें बहुत समय लगता है, क्योंकि वो दही बनेगा जब उसका पीएच मान 6 जितना कम आएगा तब, लेकिन वो तो क्षारीय हो चुका होता है, तो थोड़ा समय लगता है। इसीलिए जिसमें आप पॉकेट वाला दही जमाएंगे तो उसमें समय लगता है। फायदा है तो नुकसान भी है, थोड़ा समय अधिक लेता है। 7, प्लास्टर पेरिस को भाई बर्तन में, प्लास्टर पेरिस में हवा क्यों नहीं लगने देते हैं, क्यों भाई, आप जानते हैं कि उसमें हवा लगेगा तो उसके वो पत्थर हो जाएगा, कि उसमें जल उसके सूख जाएंगे। 1/2 है, जैसे जैसे इसका हाफ जल खत्म हुआ काम गड़बड़ा जाएगा।
तो उसमें हम लोग नमी से बचाते हैं, नमी नहीं लगना चाहिए। अगर नमी लगा तो नमी जिससे सूजन मिलेगा वो तुरंत कठोर हो जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, 13 का आंसर आपने लिखा, थोड़ा सा और इधर लिखना है। चलो चलो सर 14 सर जी, 14 सर जी। अरे उदासीनीकरण क्रिया शुरू में बता दिए थे, शुरू में बताए थे उदासीनीकरण क्रिया को, कि जब अम्ल क्षार का अभिक्रिया करते हैं आपस में तो लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल पूछा था तो 2 एग्जाम्पल दे दिया गया है, आपके चाहिए आखिरी क्वेश्चन। ओहो, ये खुद से कर लेना है, खुद से करना। धोने का सोडा, बेकिंग सोडा आज ही पढ़ाया हूँ, दोनों का प्रमुख उपयोग लिखना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और बच्चा जी ये लगता है चैप्टर का पूरा फिनिश हो गया, लेकिन एक बार मेरा ड्यूटी बनता है कि इसको मैं अगले चैप्टर शुरू करने से पहले इसमें मैं थोड़ा एनालाइज करूँगा। तो देखते हैं इसमें मैं थोड़ा कुछ कंटेंट और बचा होगा तो उसको कर लेंगे, बोर्ड वाला BBA प्रश्न। तो अगर लेक्चर 7 आता है तो यहाँ से आएगा केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का, नहीं तो अपना धातु अधातु नॉन मेटल शुरू होगा। अब धरा धर आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे। नो टेंशन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने लेक्चर देखने के लिए। पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।